नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पे आपके लिए निर्देश दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपन डायरेक्ट पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द रहेगा ऑक्सीजन। विद्यार्थियों इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थियों इस पेपर को आप अंत तक देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको विज्ञान में अच्छे अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप पेपर को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव है, गाय, बकरी, अमीबा, खरगोश। तो विद्यार्थियों एक कोशिकीय जीव की बात हो रही है, तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर स, अमीबा। अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, रेशम कीट पालन कहलाता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 4, जल धारण क्षमता सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में होती है? बलुई मिट्टी में, मृदमय मृदा में, दोमट्टी मृदा में, बालू और दोमट में। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा मृदमय मृदा में जल धारण की सबसे अधिक क्षमता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, तवसा द्वारा श्वसन करने वाला जीव कौन सा है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा केंचुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो विद्यार्थियों पादपों में जल का परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर और रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान से संबंधित, यानी 7वां प्रश्न। इसमें पहली खाली जगह देखिए, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? स्वपोषी कहते हैं। तो इस खाली जगह में स्वपोषी आ जाएगा। देखिए लाल रंग में मैंने जो आगे उत्तर दे रखे हैं, ये सारे के सारे उत्तर हैं। उत्तर भी साथ में दे रखे हैं, क्योंकि आपको ये पेपर में पढ़ने के लिए देने वाला हूँ, और जब आप डाउनलोड करोगे तो उस समय पे ये उत्तर आपके काम आएंगे। तो विद्यार्थियों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंत तक का देखिएगा। इसमें दूसरी खाली जगह देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम खाली जगह है। तो विद्यार्थियों मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसका नाम यकृत है। कौन सा है? यकृत है। अगली खाली जगह देखिए, अमीबा अपना भोजन का पाचन खाद्यधानी में करते हैं। तो इसमें खाली जगह में खाद्यधानी आ जाएगा। अगला है रेशम फाइबर से बने होते हैं। तो रेशम फाइबर है वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन आ जाएगा। और अंतिम खाली जगह है कि ताप को सेल्सियस डिग्री में मापते हैं। यहाँ पे पहले सेल्सियस आएगा और फिर बाद में डिग्री आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए, यानी सत्य और असत्य के रूप में आपको चुनित करना है। तो पहला देखिए, सूर्य से हम तक ऊष्मा संवहन प्रक्रम के द्वारा आती है। क्या सत्य है या फिर असत्य है? तो बिल्कुल ये असत्य है। अगला है, सभी ग्रह पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे ग्रह पिंड होते हैं वो विकिरणों के रूप में अपनी जो गर्मी है वो विकिरित यानी दूर दूर तक फैलाते हैं। ये सत्य बात है। अगले जो सत्य असत्य वाला है कि थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। और अगला है इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। ये गलत बात है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसी में अगला है कि सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। गलत बात है, सर्दियों में हमें ऊनी वस्त्र गर्म रखते हैं। यहाँ पे सूती थोड़ा होता है तो ऊनी होता है, ये असत्य बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर है वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा पवन, जल और जलवायु की क्रियाओं से सेलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार शेल कण और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है?
तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा रक्त लाल कोशिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक जो कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर यही होगा कि लाल वर्णक के कारण यानी हीमोग्लोबिन के कारण खून है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम बताइए। तो विद्यार्थियों विद्युत धारा के दो प्रभाव, एक तो हो जाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और दूसरा हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये दोनों प्रभाव आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13, उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले उत्तल लेंस, यह लेंस किनारों की अपेक्षा 20 में मोटे होते हैं जबकि अवतल लेंस 20 की अपेक्षा किनारों पर मोटे होते हैं। उत्तल लेंस ये वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं जबकि अवतल लेंस ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न संख्या 14, समझाइए कि भौम जल यानी भूमि के अंदर का जो जल है वो पुनः पूरित किस प्रकार से होता है, यानी दोबारा से अपन उपयोग में करने के बाद में वहां पे भर कैसे जाता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वर्षा जल यानी बारिश का जल और अन्य स्रोत जैसे कि नदियां तालाब, उनका जल मृदा से रिस कर यानी मृदा के अंदर धीरे धीरे रिस के भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थान यानी खाली जगह में और दरारों में भर देता है और भूमि में जल का रिसाव अंतःस्वदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा रहे भौम जल को पुनः पूर्ति हो जाती है, यानी अपन ने जितना जल का उपयोग लिया है वो दोबारा जल वहां जाके भर जाता है जो ऊपर से बारिश वाला जल गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, अपघटक किसे कहते हैं, किन्हीं दो के नाम बताइए और ये वन में क्या करते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। विद्यार्थियों पादप और जंतु उनके जो मृत शरीर है यानी मरे हुए जो पादप हैं और जंतु हैं उनके शरीर को ह्यूमस यानी खाद के अंदर बदलने वाले जो जीव होते हैं छोटे छोटे उसे क्या कहते हैं अपघटक कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया और मशरूम ये दोनों क्या है अपघटक हैं। अपघटक वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, वायु के संगठन को एक वृत्त रेखा के द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पे इस तरह से आपको दर्शाना है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस मीथेन वगैरह ये सारी की सारी 1% होती हैं। प्रश्न संख्या 17, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो इस तरह से आपको यह चित्र बनाना है। प्रश्न संख्या 18, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी ये अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी ये अपना भोजन मृत एवं विघटनकारी सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। परजीवी ये सामान्य तब परपोषी के ऊपर और भीतर रहते हैं और ये हमेशा अमृत और सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, पादपों अथवा जंतुओं के पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है समझाइए। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। ये प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, शैवाल किसे कहते हैं, इसका रंग हरा क्यों होता है। अथवा में आपका 20वां प्रश्न और मिल जाएगा कि पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 21 है कि अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए और इसी में अथवा मिल जाएगा ग्रासिका में भोजन की गति किस कारण से होती है बताइए। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का विज्ञान का पेपर। मैं आशा करूंगा आपको ये पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाइएगा, तैयार करके जाइएगा और बिल्कुल परीक्षा में बेस्ट स्कोर करिएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।